असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जियान भागते हुए कदमों से मस्जिद से निकलते हुए घर में बैठते हुए हॉस्पिटल के जाना बड़ा था। आयला की सर्जरी हो चुकी थी, मगर डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक आयला को होश नहीं आ जाता वो लोग कुछ नहीं कह सकते थे। अगले 14 घंटे आयला के लिए बहुत ही क्रिटिकल थे। जैन और हशाम एक साथ वहां पर दाखिल हुए थे। फायदे के साथ खड़ी हुई मिनरा पहले ही आयला की वजह से रो रो कर हलकान हो चुकी थी और अब हशाम की बेरूही देखकर उसे मस्जिद रोना आ गया था, जिसने मिनरा को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। जियान डॉक्टर से पूछकर आयला के रूम में दाखिल हुआ था। सर्जरी के बाद आयला को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर मुबशिरू बजकरी इस वक्त अपने मीर से बिल्कुल गाफिल थे। जिया ने आयला के पास बैठते हुए उसके बेजान पड़े हुए नाजुक सर्द हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उस पर अपने होंठ टका दिए थे। मैंने तुम्हें बहुत ही तरपाया था ना अपनी मोहब्बत में, बदल ले रही हो ना मुझसे उस बात का। जालिम और सख्त दिल तो मैं था, तुम तो हमेशा मेरे हवाले से बहुत ही नरम दिल रही हो, मगर अब क्यों तरपा रही हो अपने मीर को इतना। नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह इतना साबर, नहीं हूं मुझसे ये होता सब कुछ बर्दाश्त। जिया को अलग की तस्लीह किया एक एक लम्हा याद आते उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर रहा था। जिया को पूरी उम्मीद थी कि उसकी आयला को जल्दी होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके इसी काबिल यकीन और सबकी दुआओं की वजह से ठीक 10 घंटे बाद आयला का होश आ गया था। आयला को होश पे आते ही देखकर जिया अपने परवरदिगार का शुक्र बजा लाया था, जिसने आज उसे अपनी रहमत से खाली हाथ नहीं लौटाया था। सब लोग को इसमें बहुत ही खुश थे। डॉक्टर ने सबको रूम में जाने की इजाजत दे दी थी, मगर वहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। नेहा को इतना तो पता चला था कि ज़ियान आयला को चाहने लगा है, मगर ये नहीं पता था कि इस हद तक दीवानों की तरह मोहब्बत करता है वो आयला से। ज़ियान अपने दोस्त के लिए इतनी मोहब्बत देखकर बिन्ना बहुत ही खुश थी। आयला ने काफी देर अपने बीर को तरपाने के बाद आहरकार मुकम्मल होश में आते ही आंखें खोल दी थी। ज़ियान की बेताब नजरें आयला पर जमी हुई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक आयला की बीमारी बिल्कुल खत्म हो सकती थी, या वो दिमागी तौर पर मफलूज हो सकती थी। आयला को होश में आते देखकर बिल्कुल छत लेट कर छत की जानब देखता पाकर ज़िया का दिल ठुकरा था। मीर, मैं जिंदा हूँ। आयला खुशी और बेयकीनी के मिले जुले तासर समेत चेहरा मोड़कर अपने वादे के मुताबिक ज़िया को बिल्कुल अपने पास मौजूद देखकर मुस्कुराए थे। आयला, तुम ठीक हो? तुम्हें सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है ना? तुम ठीक हो ना? जियान उठकर आयला के पास बैठा उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए बेताबी से बोला था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीर, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मीर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच हो सकता है। मुझे तो ये सब कोई हसीन ख्वाब लग रहा है। आयला खुद अपने ठीक और बिल्कुल ठीक होने पर जिया को अपने पास देखकर बे इंतहा खुश थी। बिना हशाम की तलाश में आयला के रूम से निकल आई थी। बिना हशाम की तलाश में आगे बढ़ी थी जब उसे दाएं तरफ से हशाम फूड कार्ट से लगाए बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आया था। बिनहा तेज कदम से चलते हुए हशाम के पीछे बढ़ी थी। हशाम फूट बंद करता अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करता पलटा था। मकबरे पीछे मौजूद बिन्हा पर एक नजर डालकर हशाम उसे नजरअंदाज करता हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकलता पार्किंग की जानब आ गया था। प्लीज हशाम, एक बार मेरी बात सुने। बिना तेज तेज चाहकर हशाम के बिल्कुल सामने आती फूली सांसों के साथ बोली थी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से। हशाम ने बिन्हा को बाजू से पकड़कर साइड पर काट दिया था। बिन्हा के हशाम के चेहरे पर चट्टान जैसे साथी देखकर बिन्हा खौफजदा हुई थी। हशाम, मेरी बात तो सुने प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब, मुझे उन्होंने ब्लैकमेल किया था, मैं मजबूर थी उस टाइम। बिन्हा एक बार फिर हशाम के सामने आती बेचारगी से बोली, इतनी मजबूर थी तुम क्या समझ लिया कि तुम्हारा शोहर इंतहा का कमजोर और बुजदिल इंसान है कि कोई भी आए और उनसे नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। कल को अगर कोई और इस तरह अगर तुम्हें धमकी देगा तो तब भी तुम ऐसे चोरी छुपे घर से निकल कर खुद को उसके हवाले कर दोगी। तुम्हें मेरे जोर बाजू पर जरा भी यकीन नहीं है। हशाम मीना की जवाब के हशाम मीना की बात के जवाब में गुस्से से फट चुका था। किसी के कहने पर तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? हशाम ने मोबाइल पर मौजूद मीना की रिकॉर्ड करवाई गई वीडियो उसके सामने करते हुए कहा था, जो हशाम को रफीक न्याजी को गिरफ्तार करते हुए मिली थी। वीडियो में बोले जाने वाले अपने ही लिफाफा मीना ने सर झुका लिया था। मैं कितनी ही खुशफहमी में जी रहा था ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझ पर एतमाद और भरोसा है तुम्हें, मगर अच्छा हुआ तुम्हारी कल वाली हरकत ना हर बार क्लियर कर दी। हशाम मीना पर एक बेतासर नजर डालता हुआ सीधा होता हुआ अपनी गाड़ी की जानब बढ़ गया था। हशाम के लिफाफा मीना कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। उसने गलती ही शायद इतनी बड़ी की थी कि उसकी सजा तो बढ़ती थी। मीना को हशाम के इस वक्त खुद से कोसों दूर दूरी पर महसूस हुआ था, जिसे बनाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वो आंखों में डबल लिए बात से हट गए थे। आयला ने अगले ही दिन अच्छा खासा शोर डाल दिया था कि उसे हॉस्पिटल में नहीं रहना बल्कि घर जाना है, जिस पर जिया ने उसकी जिद के आगे हार मारते हुए डॉक्टर से बात की थी, जिसका कहना था कि उसे सर्जरी के बाद आयला की रिकवरी काफी जल्दी हो जानी थी, मगर एक हफ्ता आयला का मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत थी। जरा सी भी बेहतियाती पड़ सकती थी। बहुत सारी हदायत के साथ ही डॉक्टर से आयला को डिस्चार्ज करने की इजाजत दे दी थी। आयला जया का ये बहुत बड़ा रूप देकर खुशी से पागल हो रही थी, जो उसे बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया तरह ट्रीट कर रहा था। बेटी, हमेशा खुश और सलामत रहो, दुनिया की हर खुशी नसीब हो तुम्हें। इकराम साहब तबीयत खराब होने के बावजूद भी कल से आयला के पास हॉस्पिटल में ही मौजूद है। इस वक्त भी वो जिया को आयला को घर ले जाता देखकर वापस अपने घर जाने के लिए राजी हुए थे।
आयला कल से ये बात नोट कर रही थी कि वो फुल टाइम उसके पास मौजूद है और उसके सामने नहीं आ रहे। शायद उसकी वजह यही थी कि आयला उन्हें देखकर जरा से भी किसी बात की टेंशन लेकर भी तबीयत खराब ना कर दे। आयला की पेशानी चुप कर इकराम साहब उसे दुआ देते पलटे थे। आयला उनका जर्द बेमवार चेहरा आराम से नोट कर सकती थी। आयला को खुद पर गुस्सा आने लगा था। जैसे भी थे जो भी सलूक उनके साथ रवा रखा था, मगर थे तो उसके डैड ही ना, जिनके साथ उसने बेरूही और लातालगी देखा। आयला को बहुत ही बुरा लगा था। जब ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात और आजमाइशें खत्म कर दी थी, तो ज़िया की शक्ल में दुनिया के सबसे बड़ी नेमत से नवाजा था, तो वो क्यों पिछले बुज़िस और नफरत दिल में रखे। वो आगे की जिंदगी बहुत पुरसुकून होकर जीना चाहती थी, जहाँ नफरत का नामो निशान ना हो। इसलिए आज उसने पिछली सारी बातों को बुलाकर खुले दिल से इकराम से फारा बेगम को माफ कर दिया था। डैड कुछ देर बैठकर अपनी बेटी से बातें नहीं करेंगे? आयला ने उनका हाथ थाप कर रोकते हुए अपने पास बिठा लेते और फारा बेगम को भी बैठ से अपने पास बुला लिया था। सिया जो आयला की डिस्चार्ज की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने गया था, वापस आते ही अंदर का खूबसूरत मंजर देख वो दिल से मुस्कुरा दिया था। आयला इकराम साहब और फारा बेगम के पास बैठी कोई बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। जैन फरिया दावे अपनी मोहब्बत के जब देता बिना उन लोगों को डिस्टर्ब किए हुए दबे कदमों से रूम से बाहर निकल आया था। हॉस्पिटल में उस दिन मुलाकात के बाद हशाम ने मिन्हा को एक बार भी सामना नहीं हुआ था। भाभी जान, इस तरह उदास रहने से कुछ नहीं होगा। हशाम भाई को बनाने की कोशिश तो करे ना। कोशिश की थी मैंने उस दिन, मगर वो बहुत सख्त नाराज है। हशाम का उस दिन वाला रवैया याद आता ही मिन्हा की आंखों में आंसू आए थे। ओ माई क्यूट भाभी, आप इतना परेशान मत हो ना। हशाम भाई आप जैसी इतनी प्यारी बीवी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह जाते। अमर अपी अब तो वैसे ही इतनी एक्सपर्ट है ना, कभी वलीद भाई को ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देती। आप ही बता दे भाभी को अच्छे अच्छे आइडियाज। बिस्बा बिन्हा को दिलासा देती हुई अब्बर से मुखातब हुई थी। हशाम की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखे, उसके कहने से पहले ही उसका हर काम कर दे, अच्छे से तैयार होकर उसके सामने जाए, बहुत सारा प्यार जताए। लिख कर देती हूँ हशाम, तो क्या कोई पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल सकता है। हशाम तो तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है, ज्यादा देर अपना गुस्सा और नाराजगी बरकरार नहीं रख पाएगा। अब्बा ने मुस्कुराते हुए उसे मुफ्त मशवरे से नवाजा था। मगर वो तो घर पर आ ही नहीं रहे, तो मैं ये सब कैसे करूं? बिना के मासूम जहाँ पर वो तीनों मुस्कुरा देते, जो हशाम को बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इतने में गेट पर हशाम की गाड़ी का हॉर्न बजा था। वो कुछ सेकंड में उसकी गाड़ी पहुंच पे आकर रुकी थी। हशाम को देखकर बिना के अंदर खुशी की लहर दौड़ने के साथ साथ उसका दिल भी बहुत बुरी तरह से दरकाक गए थे। देखो, वो देखो उधर, तुमने अपने पिया को याद किया? उधर वो पहुंच गए। अब जाओ और बना लो अपने रूठे महबूब को। हशाम अंदर जा चुका था, जबकि हशाम को दूर से देखकर डर और घबराहट के बारे बिन्हा की हथेलियां भीग चुकी थी। अब्बा ने चांद मजीद हदायत करने के बाद बिन्हा को अपने रूम की जानब जाने का इशारा किया था। मुझे उनसे बहुत ही डर लग रहा है। हशाम के गुस्से से तने न कुछ देखकर बिन्हा की घबराहट मजीद बढ़ गई थी। बिन्हा के बापा और तीनों ने अपना माथा पीट लिया था। जो पहले उसको ना आने पर परेशान हो रही थी और अब उसके सामने जाने से डर रही थी। बिना को कंफ्यूजन का शिकार देखकर वो लोग खुद ही उसे बेडरूम तक छोड़कर आए थे। बिना ने कांपती टांगों से कमरे में कदम रखा था। हशाम ड्रेसिंग टेबल के सामने फोन पर बात करने के साथ साथ अपने कपलिंग्स खोलने में भी बिजी था, जिसमें फोन पर बात करने की वजह से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। बिना अपनी ढेर सारी हिम्मत इकट्ठी करते हुए हशाम की जानब बढ़े थे। हशाम उसके करीब आने पर भी उसकी जानब तवज्जो नहीं हुआ था। बिना ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, हशाम उन्हें फौरन झटकता हुआ रुख मोड़ गया था। हशाम की इतने रूड अंदाज पर बिना की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया था, मगर फिर भी हिम्मत न हारते हुए बिना वार्डरोब की जानब बढ़ी थी और अपनी पसंद से हशाम के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करके बेड पर रख दिया था। हशाम फूट बंद करते बिना के निकाले के ड्रेस को साफ नजरअंदाज करते वार्डरोब से अपना दूसरा ड्रेस निकालता वॉशरूम की जानब बढ़ गया था। ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद भी पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा था। बिना हशाम का जो भी काम करती उसे साफ इग्नोर करते, जहाँ झटकते हुए आगे बढ़ जाता। बिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जो हशाम उसे माफ कर दे, क्योंकि ना वो उसे बात करने को तैयार था और ना उसके हाथ से कोई काम करवा रहा था। ऊपर से उसकी जन्म देखने से भी साफ गुरेजा था। बिना को किसी को भी बनाने की आदत नहीं थी। उसकी लाइफ में हमेशा सिर्फ उसके बाबर और आयला तक ही भेद उतरे थे, जो दोनों ही कभी उससे नाराज नहीं हुए थे। हमेशा वही उन दोनों से नाराज होकर अपने डंडे उठवाती थी, इसलिए उसे ये बनाने टाइप का ऐसा कोई भी तजुर्बा नहीं था। हशाम के मसलसल इग्नोर करने पर अब बिन्हा भी दिल ही दिल में उससे नाराज हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी गलती है, मगर जिस तरह हशाम उसकी जानिब एक गलत निगाह भी नहीं डाल रहा था, ये बात बिन्हा के लिए ज्यादा तकलीफ का बायस थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हशाम गुरदर्दी का ध्यान उसकी जानिब ना होकर भी उसी पर था। वो बस उसे उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाने के लिए सब कर रहा था, वरना बिन्हा से दूर रहना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। डिनर के बाद सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे खुश गप्पू के दौरान चाय से लुत्फ दो रहे थे। बिना नोट कर रही थी कि हजाम सबसे हट कर बात कर रहा है, सिर्फ उसकी जानब नहीं देख रहा। ये बात बिना जैसी हसास लड़की को अच्छा खासा हर्ट कर रही थी। वो पूरी दुनिया की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर सकती थी, सिवाय इस एक शख्स के
क्योंकि उसके लिए तो हशाम भी उसकी पूरी दुनिया थी। बिन्ना मजीद ये सब बर्दाश्त ना करते हुए वहां से उठ के थी और डाइनिंग रूम से निकलते हशाम की नजरों ने दूर तक बिन्ना का पीछा किया था। बस बहुत हो गया, अब मजीद मेरी बेटी को सताने की जरूरत नहीं है। उसे अच्छी तरह से अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हारी चंद दिनों की नाराजगी से देखो कितना सा मुंह निकल आया है उसका। शायद बेगम हशाम को उसके रवैये पर सर्जिश करते हुए बोलते, जिस पर हशाम सिर्फ मुस्कुरा दिया था और कुछ देर मजीद वहां बैठने के बाद वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, मगर कमरा उसे बिल्कुल खाली मिला था, बिना कहीं मौजूद नहीं थे। हशाम कुछ देर खामोशी से उसका वेट करने लगा था। जब मजीद एक घंटा गुजर जाने के बावजूद भी वो ना आई तो हशाम ने मोबाइल उठाकर उसका मैसेज करते फौरन रूम में आने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 15 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आता। हमने कुछ सोचते हुए एक बार फिर मैसेज किया था, जिसमें साथ ही छोटी सी धमकी भी दी गई थी, अगले 10 मिनट में तुम मुझे रूम में चाहिए, वरना मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हशाम का नेक्स्ट मैसेज देखकर मेरा का दिल जोर से धड़कने लगा था। अब क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन से जब मैं पीछे भाग रही थी तो मुसलसल इग्नोर कर रहे थे मुझे, और अब अचानक फिर क्या हो गया इस सड़ियर पुलिस वाले को? नहीं जाऊंगी मैं भी अब। वैसे ही भी मैं रिक्शा लोगों के साथ मौजूद हूँ, कुछ नहीं करेंगे वो। बिन्हा ने अपने दिल को अच्छी तरह समझाते हुए जवाब दिया था, मुझे आपके रूम में नहीं आना और ना ही आपसे बात करनी है। जो मर्जी करना है आप कर ले। बिन्हा उसके रवा रखेंगे रवैये का बदला लेने के लिए मुकम्मल तैयार थी और हशाम के सब कजर्स के दरमियान बैठी खुद को बहुत ही सिक्योरफुल फील कर रहे थे। बिन्हा को लगा था कि उसका मैसेज देखकर जरूर आगे से हशाम का कोई गुस्सा बड़ा मैसेज आएगा, मगर 15 मिनट गुजर जाने के बावजूद उसकी तरफ से खामोशी छाई देखकर बिन्हा काफी हैरान हुई थी। उसकी हैरत घबराहट में उस वक्त बदली जब हशाम दार से दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। हशाम को गुस्से से बिन्ना की तरफ बढ़ता देखकर सबने शरारती अंदाज में हंसते हुए आंखों पर हाथ रख लेते। बिन्ना उस सबकी हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हुई पाई थी कि अगले ही लम्हे हशाम उसकी बाहों में बढ़ता हुआ वहां से निकल आया था। हशाम के इस समय पर बिन्ना शर्म के मारे इतनी लाल हो चुकी थी कि ऐसा लगता था कि उसके जिस्म का सारा होंठ चेहरे पर सिमट आया हो। हशाम, ये क्या कर रही है? आप छोड़े मुझे। बिन्ना खुद को हशाम के मजबूत हथाल से छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर उसके मजबूत गिरफ्त के आगे नाकाम रही थी। आराम से समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात? रूम में क्यों नहीं आ रही थी तुम? हशाम बिन्ना को रूम के वस्त में लाकर उतारते हुए शोला बार नजर से उसकी जन्म देते हुए बोला था, जब आपने मेरी तरफ देखना भी नहीं था, मुझसे बात भी नहीं करनी है, तो मैं क्या करूं यहाँ आकर? हशाम को वो सर झुकाए बोली इतनी प्यारी लगी थी कि दिल चाहता तो खींच कर हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने पे कैद कर ले। लेकिन इस वक्त वो इतनी जल्दी बिन्ना को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अगर खुद पर उसका एतबार ना करने और वीडियो में बोली हर बात माफ भी कर देता, लेकिन बिन्ना का खुद को खतरे के मुंह में धकेलने वाली बात नहीं भूल सकता था। मगर जो भी था, शदीद नाराजगी के बावजूद भी उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिन्ना की तलब हो रही थी और वो इसे अपने पास देखना चाहता था, अपने करीब। बात नहीं करनी? मगर तुम मेरी बीवी हो, हिदमत तो कर सकती हो ना मेरी। सर दबाओ मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में। बिना जो हशाम की नजर से घबरा कर बेड पर जा बैठी थी, हशाम उसके पास आकर उसके गोद में सर रखते बेड पर लेट गया था। इतने दिन बसंतर रफीक न्याजी के केस में बिजी होकर वो पिछले कई रातें सो नहीं पाया था, इसलिए आज अपनी जान अजीज बीवी के करीब रहकर पुरस्कून नींद लेना चाहता था। हशाम की हरकत पर बिन्ना का दिल उस जगह हल्क में आ गया था, मगर हशाम को इस तरह वापस अपने साथ नॉर्मल होता देखा बिन्ना खुश होती हुई अपने नरम नाजुक मुलायम हाथों से हशाम के सर का मसाज करने लगी थी। बिन्ना जिस महाराज के साथ उसका मसाज करती अपने हाथों के नरमाहटों से उसे सुकून पहुंचा रही थी, हशाम के सर पर एक सरूर सा छाने लगा था, जिसके बहुत ही मुश्किल से सलवे जज्बात में एक बार फिर चंगारी भड़का चुका था। हशाम अपने जज्बात पर काबू पाते हुए न जाने कितनी देर एक जगह पर सख्त लेटा रहा था। बिन्ना काफी देर से हशाम को एक ही जगह पर सख्त लेटा देखकर समझी थी कि वो शायद सो चुका है, इसलिए अब वो फरासत और आराम से हशाम के दिल को नकूश को वाटफी से देखती अपनी आंखों में बसाने लगे थे। हशाम बिन्ना का हाथ रुकता और बच्चे पर उसकी नजरों की तपश महसूस कर चुका था, मगर जानबूझकर वैसे ही लेटा रहा। हशाम के जन्म देते हुए एक प्यार से मुस्कान ने बिन्ना के होठों का अहाता किया था। बिन्ना को हशाम की कुशादा पेशानी पर और खड़ी मकरूर नाक बहुत ही पसंद थी। आज जब हशाम हर डर और हव को पीछे जोड़ता हुआ मुकम्मल तौबा उसका हो चुका था, तो बिन्ना भी उस पर मुकम्मल अपना हाथ समझते हाथ बढ़ाकर बहुत ही मोहतात और मोहब्बत बड़े अंदाज में पहले उसकी पेशानी और फिर उसकी नाक को छूने लगे थे। उधर हशाम के चेहरे पर ये दोनों चीजें बहुत ही पसंद थी। साथ ही उसको इस बात का भी डर था कि कहीं हशाम जाग ही ना जाए। बिना ना जाने कितने ही लंबे हशाम को ऐसे देखने के बाद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी मगरूर नाक पर अपने होंठों का लम्स छोड़ने झुकी थी। उससे भी ज्यादा फुर्ती से हशाम ने अपना सर मिन्ना के गोद में से हल्का से ऊपर की जानब सरका दिया था, जिसके नतीजे में मिन्ना के होंठों ने नाक के बजाय सीधा हशाम के होंठों को छुआ था। मिन्ना इस अचानक रूहनुमा होने वाले इफ्तार पर करंट खाते हुए पीछे हटी थी, लेकिन उसकी ये हरकत नाकाम रहते हुए हशाम उसे वापस अपने पर झुका चुका था और कुछ ही पल में मिन्ना को अपने जज्बात की शिद्दत से अच्छी तरह रोशनास करवाते हुए चुकराने पर मजबूर कर दिया था।
मिन्हा बहुत मुश्किल से अपना आप उसकी मजबूत गिफ्ट से छुड़वाते हुए पीछे हटे थे। आप बहुत बड़े चीटर हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मिन्हा अपना हुलिया दुरुस्त करती बेकाबू होती धड़कन को कंट्रोल करती खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई थी। हशाम के चांद साइकिल की गुर्बत नहीं उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। हशाम मेरून फ्राक में मलबूस ब्लैक शाल कांधों के गिर्द लपेटे बालू को जूड़े में कैद किए शर्म और हया से शुरू होती मिन्ना को हालत देखकर चाहने के बावजूद भी बिना कह का रोक नहीं पाया था। तो मेरी नाजुक हिरनी, तुम्हें कहा किसने दाका सोए शेर के इतने करीब आकर उसके पूछ चुकाने के। हशाम भी अपनी जगह से उठता हुआ मिन्ना के जाना बड़ा था। एसपी साहब प्लीज वहीं पर रुक जाए, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही बिला वजह मुझसे अच्छा खासा फ्री हो चुकी है, अब की बार अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर धमकी देती वो हशाम को इतनी प्यारी लगी थी कि हशाम को खुद से करीब जाने से नहीं रोक पाया था। हशाम खिड़की के पास चिपक कर सुकरी सिपटी खड़ी बिठा के ईद के अपने बाजू के आहड़ी बढ़ा बढ़ाकर उसे अपने मजबूत हसाबे बुकेत करते उसके कान के करीब झुका था। स्वीट हार्ट, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो सिर्फ प्यार का जवाब दिया है मैंने। अभी से घबरा गई, जब मैं वाकई प्यार करने पा रहा है तब क्या होगा तुम्हारा। अच्छा आपके पापा बिना की सासू का शोर बड़पा था। बिना तूने मुझे बहुत ही हर्ट किया, तुम सोच भी नहीं सकती थी कि वो कितना घटिया शख्स है। तो बिना सोचे समझे उसके पास चले गई। अगर मैं वहां पर टाइम पर ना पहुंचता तो मैं कोई नुकसान पहुंचा देता। तो अच्छा आपके बाप पर बिना ने नजर उठाकर उसकी जन्म देखा था, जो उससे चंद कदमों के फासले पर मौजूद जज्बात लुटाती हुई नजर से उसको देख रहा था। जब उन लोगों ने मुझे अपने हवाले से धमकी दी तो मैं कुछ सोच ना पाई। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, इसी तरह मेरे जिंदा रहने के लिए आप जरूरी है मुझे। मैं बहुत डर गई थी। उस वक्त मेरे सोचे समझ के तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। क्या आप उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ कर माफ कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा दरमियान में मौजूद फासले तय करते हुए हशाम के करीब बातें हुए उसके सामने दोनों हाथ जोड़ते नदामत से चूर लहजे में बोली थी। हशाम चाहने के बावजूद भी अपने दिल को मजीद कंट्रोल नहीं रख पाया था और खुले दिल से मीरा को माफ करते हुए अपने सीने में बीच गया था। आयला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही तुम मुझे? जियाद आयला को मुंह फैलाकर दूसरी जगह मुंह मोड़कर बैठे देखकर थोड़ा तेज लहजे में बोला था, क्योंकि वो उसकी पूछी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। क्योंकि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी भी, तुम जाओ अपनी मीटिंग्स अटेंड करो। मेरी क्या परवाह है तुम्हें? मैं पड़ी रहूं यहाँ बिस्तर पर, तुम वहां पर जाकर देखो खूबसूरत लड़कियों को। जया पिछले 4 दिनों से साई की तरह आयला के साथ रहा था। अब आयला काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी, मगर जया के जन्म से उसे अभी भी बिस्तर से पैर नीचे रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। आज किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में जया कुछ घंटों के लिए आयला से इजाजत लेकर ऑफिस गया था, मगर उसकी थोड़ी देर हो जाने की वजह से अब आयला का मूड अच्छा खासा बिगड़ चुका था। आयला के बात सुनते जया क्या क्या लगा तो उसके पास आ बैठा था। हाँ 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 यार, मुझे लगता है अगर मैं पूरा भी हो जाऊंगा ना तो तब भी तुम मुझे ऐसी लड़कियों के ताने दोगे। अब अगर खूबसूरत लड़कियां मेरी दिवाली हो जाती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ज़ियाद आयला की फूली हुई गाल खींचते हुए मजीद चुराते हुए बोला। और खबरदार, जो इस खूबसूरत लड़की के अलावा किसी और की जन्म देखा तो। आयला ज़ियाद की टाई खींच कर अपने करीब करती वार्निंग देते हुए बोले। इस हसीन लड़की ने ही मुझे अपनी अदाओं से इतना घायल कर दिया है कि मैं उससे ही नजर से हटाने के काबिल नहीं था। ज़ियाद ने लेमन कलर के शिफॉन के नफीस से ड्रेस के ऊपर पर्पल दुपट्टा ओढ़े में बैठी अपने दिल में बसती लड़की की जाना मोहब्बत बड़ी नजर से देखते हुए कहा, जो उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर उसकी पसंद के मुताबिक खुद को डाल चुके थे। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। ज़ियाद ने आला के दोनों हाथ थामे उसकी आंखों में जाकर था, जहाँ उसकी बाह पर चमक वाजा हुई थी। अभी डॉक्टर से मिलकर आया हूँ, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम 80% रिकवर कर चुकी हो और इन मेडिसिन की वजह से कुछ ही दिनों में मुकम्मल ठीक हो जाओगी। अब तुम अपनी मर्जी से चल फिर सकती हो। जाके बाप पर आयला का चेहरा खुशी से जगमगा उठा था। उसे उछल कर बेड से उतरना चाहता, मगर जाके गुड़ी उसे वहीं पर डोगे थे। इतनी बेएहतियाती भी नहीं करनी, आराम से चलोगी तुम, वो भी मेरे साथ। अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दोबारा तुम्हें थकावट हुई या जरा से भी तुम्हारे सर में दर्द हुआ तो मैं तुम्हें वापस बेड से हिलने नहीं देना। जाके गुस्सा करने पर आयला फौरन शरीफ बनी थी, जानती थी कि जैद जो कह रहा था वो कर भी सकता था। ओके सॉरी मीर, तुम गुस्सा करोगे तब भी मेरे सर में दर्द हो सकता है। आयला ने जया के करीब होती उसके गले में बाहर डालते हुए बोलती, रेली तो कोई प्रॉब्लम भी है? मैं बेपना प्यार देने के बाद भी तैयार हो। जया नरमी से अपनी बाहों के हसार में लिए उसके दोनों गाल चूमते हुए बोला, मीर तुम बोल रहे हो हम बैठ जा रही है। आयला जया की पटरी से उतरना देखकर फौरन से दूर हुई थी। मेरी जान, कुछ देर मजीद बोझे कर लो, कुछ दिनों तक आला ने तुम्हें इन्हीं बाहों में है ना। जया की मैंने जिसे कही बात का मतलब समझते आयला के गाल तक उठे थे। जया की ऐसी छोटी मोटी शोहिया ही आयला का सारा कॉन्फिडेंस बका देती थी। इस वक्त भी उसकी बोलती बंद कर चुकी थी। जया ने वल्हाला नजर से आयला की तरफ देखते हुए उसको हंसा में लिए हुए रूम से बाहर निकल आया था। लाड़ में बैठे हुए फाड़िया और हैदर साहब उन्हें एक साथ पैर आता देखकर मुस्कुरा दिए थे। हमेशा से
जैसे कहा जाता है ना कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, शहबाज और रफीक न्याजी के साथ भी वैसा ही हुआ था। शहबाज खान की तरह रफीक न्याजी भी बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद ऊपर वाले की पकड़ उसको बचा नहीं पाया था। वो जुल्म सितम का बाजार गर्म रखने वाले जमीनी खुदा अपने आप को फेरों समझ बैठे थे, लेकिन अपनी ताकत के जब में फेरों का अंजाम भूल बैठे थे। लेकिन जब ऊपर बैठी हुई हस्ती अपने ऐसे जालिमों की रस्सी खींचने पर आती है ना, तो वो तकलीफ से बिलबिला उठते हैं, मगर तब उनके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। शहबाज खान के किए की सजा उसकी बेगुनाह बेटी को भी मिल सकती थी, मगर अल्लाह तला ने हशाम को किसी फरिश्ते की तरह मिन्ना की जिंदगी में भेज दिया था, जिससे मिन्ना को हर खतरे से बचाकर मोहब्बतू और खुशबू बड़ी जिंदगी दी थी। शहबाज खान और रफीक न्याजी को फांसी की सजा दी गई थी। मिन्ना अपने बाबा के हवाले से ऐसी खबर सुनकर बहुत रोई थी, लेकिन हशाम ने हमेशा की तरह इस बार भी उसे बहुत ही मोहब्बत से सिमेट लिया था। आयला और जियान भी अपनी अपनी जगह मोहब्बत की जंग जीत के एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जियान की बेपनाह मोहब्बत ने आयला की हर महरूमी दूर कर दी थी, जिस पर वो दिल से अपने रब की शुक्रगुजार थी, जिसने उसे गलत रास्तों पर पटरने से बचाकर मीर जियान हैदर जैसे शख्स को जिंदगी में भेजकर उसकी जिंदगी को महका दिया था। वो सब एक दूसरे के साथ अपनी इस नई हसीन जिंदगी के सफर में बहुत खुश थे और आगे जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल से मिलकर लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बड़ी से बड़ी आजमाइश का वजूद ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता।